हेलो स्टूडेंट्स, आपने ऑलरेडी 10th स्टैंडर्ड का एग्ज़ाम पास किया है और आपने अभी 11th में एडमिशन लिया है। तो अब इस 11th में जितने भी आपके डिफरेंट सब्जेक्ट्स हैं उन सभी सब्जेक्ट्स के वीडियोस आपको अब हम लोग एक 1 by 1 वीडियोस आपकी तरफ लेके आएंगे। ठीक है, तो इन 10th स्टैंडर्ड यू हैव मेनी सब्जेक्ट्स जस्ट लाइक मैथ्स, साइंस, history, geography, your language, first language, second language, and many subjects. So these are some subjects which you already learned in 10th standard. So 9th standard same subject you learn. इसमें से that science is now classified into 3 types. In science you learn different topics. In 10th standard you learn acid base, reflection of light, electricity, structure of eye, that one in science. So this science subject is now classified into 3 parts. First part is considered as chemistry, second part is considered as physics, and third part is considered as biology. तो जो आपने साइंस पढ़ा था 9th standard or 10th standard, and that science is classified into 3 parts: chemistry, physics and biology, because these 3 सब्जेक्ट्स केमिस्ट्री, फिजिक्स एंड बायोलॉजी जो एक ही सब्जेक्ट था पहले साइंस, नाउ दैट इज क्लासिफाइड इनटू 3 फर्दर पार्ट्स. Question is that why it is classified? Because the biology, physics and chemistry, these 3 subjects are different subjects. The study and the main basic and the main motto of this subject is different, and that's why हमने इनको classify किया है 3 types में. In chemistry we learn only about the chemical reaction and basic things, जो हम बोलते हैं कि chemistry means only chemical reaction. फिजिक्स जो होता है वो लाइट वगैरह उसके बारे में पढ़ते हैं, एंड बायोलॉजी जो लिविंग थिंग्स होते हैं हम उनके बारे में यहाँ पे पढ़ेंगे. सो नाउ दिस साइंस इज क्लासिफाइड इनटू 3 फर्दर टाइप्स: केमिस्ट्री, फिजिक्स एंड बायोलॉजी. सो हम केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, एंड दैट्स वाई इनमें से हम केमिस्ट्री वाले पोर्शन को ही आगे लेके जाएंगे. क्लियर? सो अब हमको देखना पड़ेगा कि ये केमिस्ट्री क्या है. ठीक है, तो केमिस्ट्री, फिजिक्स एंड बायोलॉजी, दिस 3 आर द ब्रांचेस ऑफ साइंस, बिकॉज साइंस हैविंग 3 मेन ब्रांचेस. ऐसा नहीं कि 3 मेन ब्रांचेस ही है, हम यहाँ पे मेन ब्रांचेस के बारे में ही पढ़ेंगे. ठीक है, तो फर्स्ट वन इज केमिस्ट्री, सेकंड इज फिजिक्स एंड थर्ड वन इज बायोलॉजी. तो हमारा मेन फोकस जो रहेगा वो केमिस्ट्री में रहेगा. व्हेन फिजिक्स के सर शुरू करेंगे तो वो फिजिक्स के हिसाब से जाएंगे, और जब बायोलॉजी के सर शुरू करेंगे तो वो बायोलॉजी के हिसाब से ही जाएंगे. सो नाउ वी आर गोइंग बाय केमिस्ट्री. अब ये जो केमिस्ट्री है, तो क्वेश्चन इज दैट व्हाट इज केमिस्ट्री. तो केमिस्ट्री क्या है? तो केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ साइंस. सही है ना? सो केमिस्ट्री का आधा डेफिनेशन यहां पे बन गया, केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ साइंस. फिजिक्स ऑल्सो ब्रांच ऑफ साइंस एंड बायोलॉजी इज ऑल्सो अ ब्रांच ऑफ साइंस, बट हम लोग देखेंगे केमिस्ट्री में तो उसका आधा डेफिनेशन यहीं पे बन गया. तो आधा डेफिनेशन क्या बना? केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ साइंस. 2 बातें होती है, या तो डेफिनेशन को लर्न करो या तो डेफिनेशन को समझो कि डेफिनेशन कैसे बना है. पहले हम देखेंगे कि केमिस्ट्री का डेफिनेशन बनेगा कैसे, और कैसे बना ये एक बार आपको समझ में आ जाएगा तो आपको इस डेफिनेशन को लर्न करने की ज़रूरत नहीं है. ठीक है, सो केमिस्ट्री का आधा डेफिनेशन बन गया, केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ साइंस. अ क्वेश्चन इज दैट हम केमिस्ट्री में क्या पढ़ते हैं? तो इन केमिस्ट्री वी लर्न ओनली अबाउट मैटर. इन केमिस्ट्री वी लर्न ओनली अबाउट द मैटर. In 9th standard, in 10th standard, you already learn about the matter, definition of matter and classification of matter, जो यहाँ पे हम लोग फिर से पढ़ने वाले हैं. ठीक है, तो if हम देखते हैं कि what is the definition of matter, तो definition of matter है anything which occupy space and having its own mass. So
दिस डेफिनेशन यू ऑलरेडी लर्न इन 9th स्टैंडर्ड एंड 10th स्टैंडर्ड। ठीक है, सेम डेफिनेशन हमको यहाँ पे भी पढ़ना है, सिर्फ इसका मतलब हमको डिटेल में पढ़ना है। ठीक है, तो इन केमिस्ट्री वी ओनली लर्न अबाउट द मैटर एंड केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ साइंस। ठीक है, तो मैटर के बारे में पढ़ेंगे। तो मैटर एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस, मतलब जो स्पेस को ऑक्यूपाई करेगा और उसका कुछ खुद का कुछ मास रहेगा। इफ ऐसा है तो हम क्या बोलेंगे कि इट एक्ट एज अ मैटर। एग्जाम्पल के लिए, अब मेरे पास जो पेन है, अब मैंने इस पेन को इस हाथ के ऊपर रख दिया, तो जिस स्पेस के ऊपर, जिस प्लेस के ऊपर मैंने इस पेन को रखा है, उसी प्लेस के ऊपर मैं इस पेन को नहीं रख सकता। क्यों? क्योंकि जब तक ये पेन यहाँ पे है तो उस पेन ने उतना स्पेस यहाँ पे ऑक्यूपाई किया हुआ है, और जब तक ये पेन यहाँ पे रहेगा तो उतना स्पेस ऑक्यूपाई करेगा, तो उस स्पेस पे मैं इस पेन को नहीं रख सकता। हाँ, मैं उसके बाजू में रख सकता हूँ, उसके दूसरे साइड में भी रख सकता हूँ, उसके ऊपर मैं इस पेन को रख सकता हूँ, लेकिन ये नीचे वाला जो पेन है उसने जो स्पेस ऑक्यूपाई किया हुआ है उस स्पेस पे मैं इस पेन को नहीं रख सकता। इसका मतलब ये जो पेन है ये कुछ स्पेस को ऑक्यूपाई कर रहा है। जब इस पेन को हम लोग वेइंग मशीन में डालेंगे तो ये कुछ अपना वेट शो करेगा, कुछ मास शो करेगा। मतलब ये पेन जो है ये स्पेस को भी ऑक्यूपाई करता है और इसका खुद का मास है, और ये दोनों प्रॉपर्टी शो करने के वजह से दिस पेन इज कंसिडर्ड एज अ मैटर। ठीक है, तो इस पेन को हम लोग क्या कंसीडर करेंगे? मैटर कंसीडर करेंगे। क्यों? क्योंकि ये स्पेस भी ऑक्यूपाई करता है और इसका कुछ मास भी है। ठीक है, अब क्वेश्चन ये आता है कि यहाँ पे दो कंसेप्ट आते हैं। फर्स्ट वन इज कॉल्ड एज द मास एंड सेकंड इज कॉल्ड एज द वेट। फर्स्ट वन इज मास एंड सेकंड वन इज वेट। ये दोनों के दोनों टर्म्स हम लोग सेम यूज करते हैं, बट बेसिकली ये दोनों के दोनों टर्म्स जो रहेंगे वो कैसे है? डिफरेंट है। कैसे है? डिफरेंट। तो अब देखेंगे कि दोनों में डिफरेंस क्या रहेगा। ठीक है, अब इस मास और वेट, इन दोनों का डिफरेंस हमको देखना पड़ेगा। तो मास का मतलब होता है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस या अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन सब्सटेंस। मतलब किसी भी सब्सटेंस में जो मैटर प्रेजेंट है उस मैटर का जो अमाउंट होता है दैट अमाउंट इज कॉल्ड एज मास, जिसको हम लोग शो करते हैं स्मॉल m से। और वेयर वेट, जिसको हम लोग W से शो करते हैं, वो आता है m इंटू जी, वेयर g इज कॉल्ड एज द ग्रेविटी, जिसका हम लोग 9.8 का जो वैल्यू होता है वो हम लोग कांस्टेंट कंसीडर करते हैं। तो एक होता है मास और दूसरा रहेगा वेट। मास जो होता है ये हमेशा कांस्टेंट होता है, मतलब आप प्लेस टू प्लेस ये चेंज नहीं होगा। लेकिन वेट जो होता है वो प्लेस टू प्लेस चेंज होता है, क्योंकि g का वैल्यू चेंज होगा, ग्रेविटी का वैल्यू चेंज होगा। तो इफ द वैल्यू ऑफ ग्रेविटी इज चेंज्ड then weight will change, means weight can change from place to place but mass will be constant। आप एक जगह से दूसरे जगह जाते हो, मैं यहाँ पे हूँ तो भी मेरा मास उतना ही रहेगा, मैं उस प्लेस के ऊपर जाता हूँ तो भी मेरा मास उतना ही रहेगा, मैं किसी माउंटेन के ऊपर जाता हूँ तो भी मेरा मास उतना ही रहेगा, मैं समंदर के अंदर चले जाता हूँ तो भी मेरा मास उतना ही रहेगा। लेकिन वेट ऐसा नहीं रहेगा, क्योंकि वेट इज डिपेंड्स अपॉन g एंड द वैल्यू ऑफ g इज चेंज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। बट नॉर्मली हम इसका वैल्यू यूज करते हैं 9.8, जिसको हम लोग कांस्टेंट कंसीडर करते हैं। तो ये होता है मास और वेट के बीच का डिफरेंस। लेकिन नॉर्मली हम लोग वेट और मास दोनों को सेम कंसीडर करते हैं, मतलब रेगुलर लाइफ में। बट साइंस के हिसाब से देखा जाएगा तो ये दोनों के दोनों जो चीज़ें हैं वो डिफरेंट है। तो इन दोनों में से चेंज को नहीं हो रहा है मास, एंड दैट्स वाई हम यहाँ पे मास के हिसाब से जाते हैं, हम वेट के हिसाब से नहीं जाएंगे। समझा? 10th स्टैंडर्ड और 11th 12th इन दोनों में डिफरेंस क्या है? 10th स्टैंडर्ड में आपको इस
को एज इट इज़ याद रखना है, लेकिन 11th और 12th में आपको इस बात का ध्यान रखना है कि उस चीज़ को समझना है। वेट का मतलब क्या होता है, मास का मतलब क्या होता है, उस कंसेप्ट को समझना है। और जब तक आप कंसेप्ट को नहीं समझोगे तो अब यहाँ पे ये तीनों जो सब्जेक्ट होते हैं उनको अंडरस्टैंड करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है। तो 10th से आपको 11th में आने के टाइम पे इस बात का ध्यान रहे कि आपको हर एक चीज़ का मतलब पता होना चाहिए कि ये ऐसा ही क्यों है। तो इन दोनों में डिफरेंस आता है, तो वो डिफरेंस क्यों आता है, क्योंकि 10th स्टैंडर्ड का साइंस एक ही बुक था, अब उसको हमने 3 सब्जेक्ट में डिवाइड कर दिया तो स्टडी बढ़ गई है। और जब उसको डिटेल में हम लोग पढ़ते हैं तब वहाँ पे छोटी छोटी बातों के ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है। इसलिए मैंने आपको मास तो बताया, लेकिन मास के साथ साथ आपको वेट का मतलब भी बता दिया। तो मास एंड वेट बोथ आर डिफरेंट अकॉर्डिंग टू साइंस। बट रेगुलर लाइफ में हम बोलते हैं कि मेरा मास इतना है, मेरा वेट इतना है, ऐसा हम लोग बोलते जरूर है, लेकिन देखा जाएगा तो ये दोनों जो रहेंगे वो कैसे रहेंगे, डिफरेंट रहेंगे। ठीक है, तो मास का ही यूज हम यहाँ पे इसलिए करते हैं बिकॉज मास इज अ कांस्टेंट, और हम ऐसी प्रॉपर्टी को, हम ऐसी क्वांटिटी को पढ़ना चाहते हैं जो फिक्स्ड हो, जो बार बार चेंज हो रहा है, उसके बारे में स्टडी करना डिफरेंट होता है। हम यहाँ पे स्टडी करेंगे तो वो डिफरेंट वैल्यू शो करेगा, हम किसी और प्लेस के ऊपर जाएंगे तो वो डिफरेंट प्रॉपर्टी शो करेगा। तो ये डिफरेंट प्रॉपर्टी शो करेगा, डिफरेंट क्वांटिटी शो करेगा, तो हमारा कैलकुलेशन चेंज हो सकता है, गलत हो सकता है। इसीलिए हम ऐसे प्रॉपर क्वांटिटीज को लेते हैं, ऐसे प्रॉपर्टीज को लेते हैं जो कैसे है, कांस्टेंट है। ठीक है, तो मैटर का डेफिनेशन, एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैविंग इट्स ओन मास। ये डेफिनेशन आपने 10th में ही पढ़ा था। बहुत सारे टॉपिक्स ऐसे हैं इस लेसन में जो ऑलरेडी आपने 10th में पढ़े थे, इसलिए हम उसको और ज़्यादा डेप्थ में नहीं देखेंगे, लेकिन जो नए टॉपिक्स रहेंगे उसको हमको और डेप्थ में देखना पड़ेगा। क्लियर? तो हमने देखा है मैटर, एंड मैटर के बारे में ही हमको पढ़ना है। तो केमिस्ट्री का डेफिनेशन क्या हो गया? सो केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ साइंस विल डील्स विद द स्टडी ऑफ मैटर। बस खत्म। तो पूरे केमिस्ट्री में हमको बस मैटर पढ़ना है। अब आप बोलोगे सर 10th में हमने पढ़ा था मैटर, तो छोटा सा डेफिनेशन था, उसका 1 पेज का क्लासिफिकेशन था, बस इतना ही पढ़ना है केमिस्ट्री में। 2 साल 4 पार्ट, पार्ट 1 पार्ट 2 11th के, पार्ट 1 पार्ट 2 12th के। हाँ, तो हमको पढ़ना इसी के बारे में है। किसके बारे में? मैटर। और मैटर के बारे में पढ़ लिया मतलब केमिस्ट्री हो गई। क्लियर? सो डेफिनेशन ऑफ केमिस्ट्री विल बी, केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ मैटर। क्लियर? अब देखो, अब मैं आपको बोलता हूँ कि यहाँ पे हमारे पास एक मैटर है, सही है ना? ये जो यहाँ पे हमारा इरेजर है टेम्पररी, ठीक है, इसको हम लोग ऐसे इरेजर करके मतलब क्लीन करने के लिए यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे एक सब्सटेंस है, एक मैटर है, क्योंकि इस मैटर ने इतना सारा स्पेस ऑक्यूपाई किया, और इस मैटर को मैं किसी वेइंग मशीन के ऊपर जाता हूँ तो वो थोड़ा सा क्या करेगा, अपना मास शो करेगा। अब मैं यहाँ पे एक दूसरा सब्सटेंस लेना चाहता हूँ, ये वाला। इस सब्सटेंस को अब मैं लेता हूँ और इस सब्सटेंस को मैंने यहाँ पे रख दिया है, तो इतना सारा स्पेस इसने ऑक्यूपाई किया। दिस मच स्पेस इज ऑक्यूपाइड बाय दिस डस्टर। तो उसी प्लेस के ऊपर मैं इस पेन को नहीं रख सकता, मैं उस डस्टर के अपर साइड में रख सकता हूँ, मैं साइड में रख सकता हूँ, बट उसी प्लेस के ऊपर नहीं रख सकता, क्योंकि उस प्लेस के ऊपर ऑलरेडी मैंने इस डस्टर को रखा है। तो डस्टर जो रहेगा वो भी किसका काम करेगा? मैटर का काम करेगा। सो दिस डस्टर जो लकड़ी का बना हुआ है, इट इज़ अ मैटर, और यहाँ पे ये जो स्कार्फ है छोटा सा, ये भी एक मैटर ही है। अब क्वेश्चन इज दैट, क्या दोनों के प्रॉपर्टी सेम है? इज इट? ये मैटर है ना, ये भी मैटर है। अब आपको सोचना शुरू करना है यहाँ से 11th में, ठीक है? तो डस्टर भी एक मैटर है, ये जो स्कार्फ हम बोर्ड क्लीन करने को यूज़ करते हैं ये भी एक मैटर है। तो क्या आपको ऐसा लगता है कि ये दोनों मैटर तो है, क्या दोनों के प्रॉपर्टी सेम है? इज इट?
मैं बोलता हूँ कि ये जो डस्टर है ये फ्लेक्सिबल नहीं है। फ्लेक्सिबल का मतलब होता है वो अपना शेप चेंज इजीली करेगा। जो अपना शेप इजीली चेंज करेगा वो फ्लेक्सिबल रहेगा। अब इस डस्टर को हम लोग कितना भी फोर्स अप्लाई करेंगे यहाँ पे तो इसने अपना शेप चेंज नहीं किया। इसका मतलब डस्टर जो रहेगा वो मैटर तो है लेकिन ये फ्लेक्सिबल प्रॉपर्टी शो नहीं करेगा। यहाँ पे हम देखेंगे तो ये जो छोटा सा स्कार्फ है ये भी मैटर है लेकिन ये फ्लेक्सिबल है, उसको हम लोग इजीली मोल्ड कर सकते हैं। मतलब दोनों मैटर है लेकिन दोनों मैटर के प्रॉपर्टीज अलग है। मतलब मैटर के बारे में पढ़ना है तो डस्टर के बारे में पढ़ना है, स्कार्फ के बारे में भी पढ़ना है, लेकिन दोनों के बारे में पढ़ने के टाइम पे इस बात का ध्यान अभी हमको हुआ कि ये मैटर ये भी मैटर है बट दोनों के जो प्रॉपर्टीज है वो डिफरेंट है। तो ये चॉक मतलब ये डस्टर जो रहेगा वो डिफरेंट प्रॉपर्टी शो कर रहा है और ये जो स्कार्फ है ये भी डिफरेंट प्रॉपर्टी शो कर रहा है और दोनों डिफरेंट प्रॉपर्टी शो कर रहे हैं। एंड दैट्स वाई इन मैटर सबसे पहले हमको जो चीज पढ़ना है एंड दैट इज कॉल्ड एज द प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, कि मैटर तो है लेकिन उस मैटर के प्रॉपर्टीज क्या है। इफ हमको नॉन फ्लेक्सिबल चीज चाहिए तो हम ऐसे चीजों को लेंगे और फ्लेक्सिबल चाहिए तो हम लोग ऐसे मैटर को लेंगे। तो मैटर तो पढ़ना है लेकिन मैटर में हमको पढ़ना है कि इस मैटर के प्रॉपर्टीज कैसे रहेंगे। तो ओनली मैटर नहीं पढ़ना है, हमको मैटर के प्रॉपर्टीज पढ़ना है। अब यहाँ पे पेन है, ये भी एक मैटर है लेकिन ये अलग ही प्रॉपर्टी शो कर रहा है। पेन जो रहेगा वो राइटिंग करने के लिए यूज करते हैं और यहाँ पे हम डस्टर को इसको क्लीन करने के लिए यूज करेंगे। तो दोनों के प्रॉपर्टीज अलग हो गए, सही है ना। अब देखेंगे कि मैटर तो पढ़ना है लेकिन मैटर के साथ साथ उस मैटर के प्रॉपर्टीज को भी पढ़ना है। क्लियर। अब दूसरी बात, पेन डस्टर बोथ आर मैटर, क्या दोनों सेम प्रॉपर्टी शो करते हैं? नहीं, मतलब प्रॉपर्टीज के हिसाब से हमने क्या कर दिया, सेपरेट कर दिया। अब क्वेश्चन इज दैट ये स्कार्फ और ये डस्टर दोनों के स्ट्रक्चर सेम है। यहां पे जो है वो फ्लेक्सिबल है, ये फ्लेक्सिबल नहीं है। इसका मतलब ये मैटर जो रहेगा वो डिफरेंट प्रॉपर्टी इसलिए शो करता है क्योंकि उनके स्ट्रक्चर डिफरेंट होते हैं। क्या डिफरेंट रहेंगे? स्ट्रक्चर चेंज तो प्रॉपर्टी चेंज। साथ में हम यहां पे देखते हैं कंपोजिशन। क्या देखेंगे? कंपोजिशन। अब कंपोजिशन का मतलब क्या होता है, वो किसका बना हुआ है, सही है ना। अब यहां पे हम लोग इस डस्टर को देखेंगे और इस स्कार्फ को देखेंगे। तो डस्टर जो रहेगा वो फ्लेक्सिबल नहीं है लेकिन स्कार्फ जो है वो फ्लेक्सिबल है क्योंकि यहाँ पे स्कार्फ के जो पार्टिकल्स है उनका स्ट्रक्चर अलग है और यहाँ पे डस्टर जो रहेगा उसका स्ट्रक्चर अलग है। तो इन दोनों का जो स्ट्रक्चर रहेगा वो कैसा रहेगा? डिफरेंट रहेगा। अब बात आती है कंपोजिशन की। कंपोजिशन का मतलब होता है वो किसका बना हुआ है। अब यहाँ पे हम देखेंगे तो ये डस्टर जो है वो लकड़ी का बना हुआ है और ये कॉटन का बना हुआ है। तो कॉटन का स्ट्रक्चर अलग है, इसका कंपोजिशन अलग है, डस्टर का कंपोजिशन अलग है और दोनों का कंपोजिशन अलग है, दोनों का स्ट्रक्चर अलग है और दोनों का स्ट्रक्चर अलग होने की वजह से, दोनों का कंपोजिशन अलग होने की वजह से उनके प्रॉपर्टीज अलग है। अब हम यहाँ पे ये दो पेन है, इन दोनों पेन को स्टडी करेंगे। तो दोनों पेन प्लास्टिक के बने हुए हैं, दोनों सेम मटेरियल के बने हुए हैं, दोनों का कंपोजिशन सेम है, दोनों का कंपोजिशन सेम है, दोनों का स्ट्रक्चर भी सेम है, इसलिए दोनों के प्रॉपर्टीज जो रहेंगे वो भी सेम रहेंगे। ठीक है। तो मैटर में हमको ये तीन चीजें पढ़ना है, प्रॉपर्टी, स्ट्रक्चर एंड कंपोजिशन। मतलब जो मैटर है उसका कंपोजिशन कैसा है, वो किस चीज का बना हुआ है। ये जो पेन है ये पॉलीमर का बना हुआ है। यहाँ पे हम लोग इस डस्टर की बात करेंगे तो ये लकड़ी का बना हुआ है। तो दोनों का कंपोजिशन अलग है और कंपोजिशन अलग रहेगा तो इस प्लास्टिक का, पॉलीमर का स्ट्रक्चर अलग है और यहाँ पे इस लकड़ी का स्ट्रक्चर अलग है और ये अलग होने की वजह से ये दोनों जो रहेंगे वो प्रॉपर्टीज को क्या करेंगे?
डिफरेंट शो करेंगे। मतलब हमको मैटर तो पढ़ना है, लेकिन मैटर में 3 बातें सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। दैट वन, प्रॉपर्टीज, स्ट्रक्चर एंड कंपोजिशन। क्लियर? सो मैटर, प्रॉपर्टीज, स्ट्रक्चर एंड कंपोजिशन। तो डेफिनेशन क्या बनेगा? केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ मैटर को और एक्सटेंड कर सकते हैं, विच डील्स विद द स्टडी ऑफ प्रॉपर्टीज, स्ट्रक्चर एंड कंपोजिशन ऑफ मैटर, एंड दैट इज कॉल्ड एज द केमिस्ट्री। सही है ना? तो डेफिनेशन क्या बना? केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ प्रॉपर्टीज, स्ट्रक्चर एंड कंपोजिशन ऑफ मैटर। ये डेफिनेशंस आपको लिखते जाना है, या तो साथ में आप जो एनसीईआरटी का टेक्स्ट बुक पढ़ोगे तो उस टेक्स्ट बुक में भी आपको डेफिनेशन दिया होगा, आपको उसको अंडरस्टैंड करना है। हमारा काम है डेफिनेशन को, उस टॉपिक को समझा के देना है। टेक्स्ट बुक का एज इट इज होगा, मैं इसकी गारंटी नहीं देता हूँ, वो थोड़ा सा 1-2 वर्ड्स आगे पीछे हो सकता है, लेकिन दोनों का मतलब, जो डेफिनेशन मैंने यहाँ पे समझा के दी है और जो डेफिनेशन टेक्स्ट बुक में है, उसमें 2-3 वर्ड का डिफरेंस हो सकता है, लेकिन दोनों का मतलब जो रहेगा वो सेम रहेगा। ठीक है? तो मैं यहाँ पे जो डेफिनेशन आपको बना के दे रहा हूँ केमिस्ट्री की, सो दैट डेफिनेशन इज केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ साइंस एंड दिस ब्रांच इट डील्स विद द स्टडी ऑफ प्रॉपर्टी, स्ट्रक्चर एंड कंपोजिशन ऑफ मैटर। तो इनके बारे में हमको पढ़ना है और ये रहेगा हमारा डेफिनेशन। क्लियर? तो यहाँ से आप खुद अब इस डेफिनेशन को रीड कर सकते हो। तो आप कैसे रीड करोगे? हो जाओ शुरू। Chemistry is the branch of science which deals with the study of property, structure and composition of matter। ठीक है? तो ये बन जाएगा इसका डेफिनेशन। अब ये जो हम यहाँ पे केमिस्ट्री पढ़ने वाले हैं, क्या पढ़ने वाले हैं? केमिस्ट्री। ये केमिस्ट्री जो होता है, इसके ब्रांचेस कौन से हैं? सो केमिस्ट्री का डेफिनेशन तो हो गया। अब हम देखेंगे कि ये केमिस्ट्री जो रहेगा, इसके ब्रांचेस कौन से रहेंगे। ठीक है? तो केमिस्ट्री इज ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू 4 मेन कैटेगरीज। मैं मेन ब्रांचेस की बात कर रहा हूँ, मैं सब ब्रांचेस की बात नहीं कर रहा हूँ। तो मेन 4 ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री। फर्स्ट वन इज कॉल्ड एज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, second is called as inorganic chemistry, third one is called as the physical chemistry, and last one is called as analytical chemistry. These are 4 main branches of chemistry. अब डिफरेंस क्या इन चारों में? तो केमिस्ट्री में हम लोग ओनली ऑर्गेनिक कंपाउंड को पढ़ते हैं। किसको पढ़ेंगे? ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड का डेफिनेशन होता है द कंपाउंड्स कंटेन्स ओनली कार्बन एंड हाइड्रोजन इज कॉल्ड एज द हाइड्रोकार्बन। और ये जो हाइड्रोकार्बन होते हैं, इस हाइड्रोकार्बन के बारे में हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ेंगे। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टडी ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन मीन्स हाइड्रोकार्बन, या तो इस हाइड्रोकार्बन के डेरिवेटिव्स। क्या पढ़ेंगे? इस हाइड्रोकार्बन के डेरिवेटिव्स। और इसके बारे में हमको पढ़ना है। किसके बारे में? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में। ठीक है? उसके बाद आता है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का मतलब होता है जिसमें जो टोटल एलिमेंट्स है, उनमें से कार्बन, हाइड्रोजन के अलावा जो बाकी के एलिमेंट्स हैं, उनको हम पढ़ते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। तो टोटल एलिमेंट्स में से हम कार्बन और हाइड्रोजन के बारे में पढ़ेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री हम कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा जो बाकी कंपाउंड्स होते हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे। जैसे मैं यहाँ पे बात करता हूँ यूरिया। ठीक है? अब यहाँ पे हम देखेंगे यूरिया। तो इस यूरिया का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है NH2COONH2। ठीक है? इसमें कार्बन, हाइड्रोजन के अलावा नाइट्रोजन और ऑक्सीजन है।
तो जिसमें हाइड्रोकार्बन होते हैं, कार्बन और हाइड्रोजन होते हैं, जिसको हम लोग हाइड्रोकार्बन कंसीडर करते हैं, इस हाइड्रोकार्बन को 3 पार्ट में आपने क्लासिफाई किया होगा 9-10 स्टैंडर्ड में। एक था एल्केन, दूसरा था एल्कीन, एंड थर्ड वन इज कॉल्ड एज द एल्काइन। ठीक है, दिस 3 आर द मेन पार्ट्स ऑफ हाइड्रोकार्बन। अब यूरिया में देखेंगे तो यूरिया में कार्बन हाइड्रोजन के अलावा नाइट्रोजन और ऑक्सीजन भी प्रेजेंट है। तो अदर देन कार्बन नाइट्रोजन, मतलब अदर देन कार्बन हाइड्रोजन कोई दूसरे एटम्स प्रेजेंट होते हैं तो उस कंपाउंड को हम बोलते हैं इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। उस मॉलिक्यूल को भी बोलेंगे इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, और इसके बारे में जहां पे पढ़ते हैं उस ब्रांच को बोलेंगे हम लोग इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तीसरा आता है फिजिकल केमिस्ट्री। ये जनरली प्रेशर, टेम्परेचर, इन बातों के ऊपर होता है। मतलब इफ हमने प्रेशर को चेंज किया तो टेम्परेचर पे क्या इफेक्ट रहेगा, टेम्परेचर को चेंज किया तो प्रेशर पे क्या इफेक्ट रहेगा। तो हीट जो होता है, हीट, लाइट, प्रेशर, टेम्परेचर, ये वेरिएबल जो होते हैं, उन वेरिएबल को चेंज करने से क्या फर्क पड़ता है उस रिएक्शन के ऊपर, ये स्टडी करने का काम करते हैं हम लोग फिजिकल केमिस्ट्री। ऐसा भी कहा जाता है फिजिकल केमिस्ट्री इज द ब्रिज बिटवीन फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। तो फिजिकल केमिस्ट्री एक ऐसी ब्रांच है जो केमिस्ट्री और फिजिक्स इन दोनों को ज्वाइन करने का काम करता है। तो कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं वो आप केमिस्ट्री में भी पढ़ोगे और फिजिक्स में भी पढ़ोगे। अब आप मतलब 11th में जब आओगे तब आपको ये भी पता चलेगा कि आपने कुछ टॉपिक 12th में मतलब 11th में फिजिक्स में पढ़े हैं और सेम टॉपिक आपने केमिस्ट्री में भी पढ़े हैं। तो ऐसा होगा। सिग्निफिकेंट फिगर्स, एक्यूरेसी, प्रिसीजन, ये ऐसे टॉपिक्स हैं जो केमिस्ट्री में भी आते हैं और फिजिक्स में भी आते हैं। तो इन दोनों सब्जेक्ट को ज्वाइन करने का जो काम करेगा वो रहेगा फिजिकल केमिस्ट्री। ठीक है, और लास्ट में आता है एनालिटिकल केमिस्ट्री। इस एनालिटिकल केमिस्ट्री का काम होता है कि हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जितने भी केमिकल कंपाउंड्स बनाते हैं, जितने भी केमिकल कंपाउंड्स बनाते हैं, इस केमिकल कंपाउंड का सिंथेसिस करना। क्या करना? सिंथेसिस करना। तो कोई भी केमिकल कंपाउंड, सिंथेसिस का मतलब बनाना, तो किसी भी केमिकल कंपाउंड को सिंथेसाइज करना है और सिंथेसाइज करके उनका आइडेंटिफिकेशन करना है। आइडेंटिफिकेशन, आइडेंटिफिकेशन का मतलब होता है कि हमने यहाँ पे ए और बी इन दोनों का रिएक्शन करके सी बनाया, तो सी प्रोडक्ट जो रहेगा वो किस प्रकार के प्रॉपर्टी शो करेगा। मतलब ये सी कंपाउंड जो बनेगा वो एग्जैक्टली कौन सा कंपाउंड बना है, अल्कोहल है, एसिड है, एल्डिहाइड है, कीटोन है, एल्केन है, एल्कीन है कि बेंजीन है। तो ये सी कंपाउंड एग्जैक्टली कौन सा कंपाउंड है, इस कंपाउंड का आइडेंटिफिकेशन करना होता है। तो ये आइडेंटिफिकेशन करने का काम कौन करता है? एनालिटिकल केमिस्ट्री करता है। साथ में हमको देखो, हमने कंपाउंड सी को बनाया और कंपाउंड सी एग्जैक्टली कौन से कैटेगरी में आता है, एसिड में आता है, बेस में आता है, मेटल में आता है, नॉन मेटल में आता है। तो इसका आइडेंटिफिकेशन करना है। सिंथेसिस तो हमको करना है, लेकिन सिंथेसिस के साथ साथ हमको क्या करना है, उसका आइडेंटिफिकेशन करना है। और ये दोनों काम हम जिस ब्रांच के अंदर करते हैं वो होता है एनालिटिकल केमिस्ट्री। एनालिटिकल केमिस्ट्री जिस केमिकल कंपाउंड को डिस्कवर करता है, सिंथेसाइज करता है, आइडेंटिफाई करता है, उन कंपाउंड्स को हम यहां पे यूज करते हैं। तो इसलिए हमारा मेन जो ब्रांच होता है वो होता है एनालिटिकल केमिस्ट्री। ठीक है, अब आप बोलोगे कि सर ठीक है, ए और बी इन दोनों का रिएक्शन कर दिया और कंपाउंड सी बना दिया, लेकिन हमें कैसे पता चलेगा कि ये कंपाउंड सी ही है? तो इसके लिए डिफरेंट टेस्ट आते हैं। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बताता हूं, जब हम लोग पैथोलॉजी में जाते हैं और किसी ने आपको बोला है कि आपको अपना मतलब स्कूल वालों ने बोल दिया है कि अभी हमको आपका आइडेंटिटी कार्ड बनाना है, आईडी कार्ड बनाना है, और वहाँ पे ब्लड ग्रुप का एक कॉलम है, तो वहाँ पे आपको अपना ब्लड ग्रुप मेंशन करना है। अब आपको आपका ब्लड ग्रुप पता नहीं है,
तो आप क्या करोगे, किसी लैब में जाओगे, पैथोलॉजी लैब में, वो आपका ब्लड का सैंपल लेगा और ब्लड ग्रुप आपका आइडेंटिफाई करके देगा। तो वो आइडेंटिफाई कैसे करते हैं, उनके पास जो केमिकल कंपाउंड्स होते हैं, उस केमिकल कंपाउंड के एक एक ड्रॉप वहाँ पे आपके सैंपल पे ऐड करते जाएंगे और फिर देखेंगे कि वो कलर कैसे चेंज कर रहा है, और वो कलर कैसे चेंज करता है उसके हिसाब से ये पता लगाया जाता है कि आपका ब्लड ग्रुप कैसे रहेगा। इसको बोलते हैं डिटेक्शन टेस्ट। तो वो डिटेक्शन टेस्ट जो होते हैं वो आते हैं एनालिटिकल केमिस्ट्री में, और उस डिटेक्शन टेस्ट से पता चलेगा कि हमने जो कंपाउंड सी बनाया है वो एग्जैक्टली किस टाइप का कंपाउंड है, एसिड है, बेस है, ऑक्साइड है, नाइट्राइड है, हाइड्रोकार्बन है, बेंजीन है, कि कौन सा कंपाउंड है। तो वो पता करने का काम होता है एनालिटिकल केमिस्ट्री का। फिर बायोकेमिस्ट्री, जियोलॉजी, ये सब डिफरेंट, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री, दीज आर द सब ब्रांचेस, लेकिन हम उनके बारे में नहीं पढ़ेंगे, हम मेन ब्रांचेस के बारे में ही देखेंगे, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, फिजिकल एंड एनालिटिकल। ये सबसे मेन होता है, ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि यही वो होता है जो इन केमिकल कंपाउंड्स को क्या करता है, सिंथेसाइज करा के देता है। ठीक है, सो दिस इज अबाउट द डेफिनेशन ऑफ केमिस्ट्री एंड क्लासिफिकेशन ऑफ केमिस्ट्री। तो डेफिनेशन एक बार फिर से बोल देते हैं, व्हाट इज केमिस्ट्री? Chemistry is the branch of science which deals with the study of property, structure and composition of matter. Chemistry is broadly classified into four main branches. First one is called as organic chemistry, next one inorganic chemistry, next one physical chemistry and last one analytical chemistry. ठीक है, तो ये मेन ब्रांचेस है। ठीक है, ठीक है। हाँ, अब हमको देखना है कि हम जब केमिस्ट्री पढ़ना चाहते हैं तो केमिस्ट्री क्यों पढ़ेंगे, इसका इम्पोर्टेंस क्या है, और इनका इम्पोर्टेंस डेली लाइफ में बोल सकते हैं कि केमिस्ट्री का इम्पोर्टेंस क्या रहेगा। सबसे पहले हम लोग देखेंगे तो ये जो केमिस्ट्री होता है इसको हम लोग यूज़ करते हैं केमिकल फर्टिलाइजर्स बनाने के लिए। किसके लिए? केमिकल फर्टिलाइजर्स। तो जो भी हम लोग खेती में कोई क्रॉप लेते हैं तो उस क्रॉप को हमको क्या करना होता है, फर्टिलाइजर्स की ज़रूरत पड़ती है। तो उस फर्टिलाइजर्स को बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, केमिकल्स को यूज़ करते हैं। यह फर्टिलाइजर्स का जो बैग होता है वहाँ पे लिखा जाता है NPK, और इनका रेशो होता है। कभी वहाँ पर रेशो होता है 20:10:10, कभी लिखा जाता है 20:20:20। इस प्रकार का डिफरेंट रेशो लिखा जाता है। ठीक है, तो NPK मतलब, तो इनका रेशो जो होता है वो डिपेंड करता है कि हम जो सॉइल हमारे पास है या जिस सॉइल में हम लोग क्रॉप लेना चाहते हैं उस सॉइल में इनका क्वांटिटी कितना है। इफ़ हम बोलते हैं कि K मतलब पोटेशियम का क्वांटिटी बहुत ज़्यादा है और पोटेशियम का क्वांटिटी ज़्यादा रहेगा तो हमको फर्टिलाइजर में पोटेशियम की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो हमको ऐसा फर्टिलाइजर यूज़ करना पड़ेगा जिसमें पोटेशियम का क्वांटिटी कम हो। ठीक है, P का मतलब होता है फॉस्फोरस, तो हमको ये देखना पड़ेगा कि फॉस्फोरस का क्वांटिटी वहाँ पे कितना है। साथ में इस केमिस्ट्री को हम लोग यूज़ करते हैं पेस्टिसाइड बनाने के लिए। पेस्टिसाइड बनाएंगे या तो हम लोग फंगीसाइड बनाएंगे। अब साइड का मतलब होता है किल करने वाला। ठीक है, तो फंगीसाइड, तो साइड मतलब किल करने वाला, और जो फंगस को क्लीन करता है, फंगस को किल करने का काम करता है, हम उसको बोलेंगे फंगीसाइड। जो पेस्ट होते हैं वो पेस्ट को जो किल करेगा उसको बोलेंगे हम लोग पेस्टिसाइड। तो जो क्रॉप होते हैं उस क्रॉप के ऊपर डिफरेंट पेस्ट आते हैं, उस पेस्ट को कंट्रोल करने के लिए हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, पेस्टिसाइड यूज़ करते हैं। साथ में हम इंसेक्टिसाइड भी यूज़ करते हैं। क्या करते हैं, इंसेक्टिसाइड भी यूज़ करेंगे। जैसे चींटी जो होती है, इट इज़ अ टाइप ऑफ इंसेक्ट।
तो जब घर में चींटियां बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तो उसको किल करने के लिए हम लोग लक्ष्मण रेखा का एक चौक आता है, उस चौक को हम लोग क्या करते हैं, उस एरिया से हम लोग एक बॉर्डर कर लेते हैं, तो उस बॉर्डर के अंदर वो नहीं आते हैं। तो लक्ष्मण रेखा इज द टाइप ऑफ इंसेक्टिसाइड जो इंसेक्ट को किल करने का काम करते हैं। ठीक है, साथ में केमिकल्स को हम लोग यूज कहाँ पे करते हैं, एज अ प्रिजर्वेटिव करके, प्रिजर्वेटिव करके यूज करेंगे। और कॉमन जो प्रिजर्वेटिव यूज करते हैं वो होता है विनेगर। तो विनेगर का नाम आपने तो सुना ही होगा, और ये विनेगर होता है वो किसका काम करता है, प्रिजर्वेटिव का काम करता है। अब प्रिजर्वेटिव का मतलब क्या होता है, प्रिजर्वेटिव का मतलब होता है हमारा जो फूड है उस फूड को खराब होने से रोकना है। तो उस फूड को खराब होने से रोकने का जो काम करता है उसको हम बोलेंगे प्रिजर्वेटिव। जैसे हम नॉर्मली बोलेंगे कि हम जो फूड पैकेट खरीदते हैं, जैसे चिप्स का पैकेट खरीदते हैं, तो वो चिप्स का पैकेट परफेक्टली एयर टाइट होता है। इफ़ वो एयर टाइट है, एज इट इज़ है, तो वो बहुत मतलब एक 15 दिन 20 दिन भी रहेगा तो भी खराब नहीं होगा। लेकिन जैसे उसको ओपन करेंगे और ओपन करके हम लोग रखते हैं तो एक दिन के अंदर वो ख़राब हो जाता है। उसका रीज़न क्या है, उसका रीज़न ऐसा है कि उस फूड का ऑक्सीडेशन होता है, और उस ऑक्सीडेशन होने की वजह से, उस फूड का ऑक्सीडेशन होने की वजह से वो फूड खराब हो जाता है। तो उस फूड को ज़्यादा दिनों तक स्टोर करने के लिए, अच्छा रखने के लिए हम वहाँ पे क्या यूज़ करते हैं, प्रिजर्वेटिव्स को यूज़ करते हैं। तो ये प्रिजर्वेटिव्स क्या करते हैं, उस फूड का ऑक्सीडेशन रोकते हैं। तो हमने उस एयर टाइट पैकेट में ऑलरेडी प्रिजर्वेटिव्स को ऐड किया जाता है, तो वो प्रिजर्वेटिव्स क्या करते हैं, उस पैकेट के अंदर जितना भी ऑक्सीजन होता है उस ऑक्सीजन को वो क्या करते हैं, ब्लॉक कर लेते हैं। क्योंकि ये ऑक्सीजन जो होता है वो उस फूड का क्या करता है, ऑक्सीडेशन करता है, और फूड का ऑक्सीडेशन हो जाएगा तो ये फूड खराब हो जाएगा। इसलिए उसका ऑक्सीडेशन रोकने के लिए हम वहाँ पे प्रिजर्वेटिव को यूज़ करते हैं। लेकिन ये प्रिजर्वेटिव जो होता है इसका भी एक लिमिट होता है कि ये कितने ऑक्सीजन को ब्लॉक कर सकता है। लेकिन जैसे ही हम लोग पैकेट को ओपन कर देंगे तो बहुत सारा ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर का उस पैकेट के जो फूड है उसके कांटेक्ट में आएगा, तो वहाँ का प्रिजर्वेटिव का क्वांटिटी कम है, लेकिन जो ऑक्सीजन वहाँ पे जा रहा है फूड के सरफेस के ऊपर उसका क्वांटिटी ज़्यादा है। तो इसमें क्या होगा, उस फूड का ऑक्सीडेशन हो जाएगा, और इसलिए ओपन पैकेट का फूड जो होता है वो जल्दी खराब होता है। और इसलिए ऐसा कहा जाता है कि जब पैकेट को यूज़ करना है तभी उसको ओपन करो, अदरवाइज उसको एयर टाइट कंटेनर में रखो ताकि उसका ऑक्सीडेशन होने से हम उसको रोक पाए। तो उसका ऑक्सीडेशन रोकने का काम कौन करता है, प्रिजर्वेटिव्स होता है। ठीक है, तो ये प्रिजर्वेटिव्स एक विनेगर नाम का केमिकल आता है जो मार्केट में इजीली अवेलेबल होता है। ये विनेगर एक केमिकल कंपाउंड है और एक प्रिजर्वेटिव का काम करता है, और ये प्रिजर्वेटिव जो होता है वो हम लोग डेली लाइफ में यूज़ करते हैं। और इस विनेगर को बनाने के लिए, इस प्रिजर्वेटिव को बनाने के लिए हमको केमिस्ट्री की ज़रूरत है। साथ में हम कुछ मेडिसिन जो होते हैं उस मेडिसिन को बनाने के लिए भी हम केमिकल्स को यूज़ करते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम लोग दो टाइप के मेडिसिन देखेंगे। एक होता है एंटीपायरेटिक और दूसरा होता है एनाल्जेसिक। ये दो टाइप के मैं मेडिसिन यहाँ पे लिखता हूँ। अब दोनों में डिफरेंस क्या है, जब हमको फीवर आता है, पायरेटिक का मतलब होता है टेम्परेचर ज़्यादा होना, एंटीपायरेटिक मतलब टेम्परेचर को कम करना है। ठीक है, तो कुछ मेडिसिन जो होते हैं वो हमारे बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन रखने का काम करते हैं, और जो मेडिसिन हमारे बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन रखने का काम करते हैं उसको बोलते हैं एंटीपायरेटिक ड्रग्स या एंटीपायरेटिक मेडिसिन। कुछ ऐसे केमिकल्स होते हैं जो हमारे बॉडी में जो पेन होता है उस पेन को किल करने का काम करते हैं, जिसको हम बोलेंगे पेन किलर। तो इन पेन किलर्स को केमिकल लैंग्वेज में बोला जाता है एनाल्जेसिक। और फीवर को कम करने के लिए जो केमिकल्स हम यूज करते हैं उनको केमिस्ट्री में बोला जाता है एंटीपायरेटिक। तो एंटीपायरेटिक भी केमिकल कंपाउंड्स है और एनाल्जेसिक जो रहेगा वो भी केमिकल कंपाउंड है। एंटीपायरेटिक का एक एग्जांपल आप देखोगे तो पैरासीटामोल एक बहुत कॉमन है, साथ में एस्पिरिन
ये भी एक कॉमन एग्जाम्पल है। तो दीज आर द कॉमन एग्जाम्पल्स ऑफ एंटीपायरेटिक। तो ये एंटीपायरेटिक मेडिसिन है, ये केमिकल कंपाउंड्स है, और ये केमिकल कंपाउंड्स हमको केमिस्ट्री से मिलेंगे, और इसीलिए केमिस्ट्री हमारे रेगुलर लाइफ में ज़रूरी है। इसमें एग्जाम्पल आता है डायमॉर्फिन। क्या आता है? डायमॉर्फिन। तो डायमॉर्फिन नाम का जो केमिकल कंपाउंड आता है वो पेन किलर का काम करता है, पेन को किल करने का काम करता है। अब आप बोलोगे सर ठीक है, ये टेम्परेचर को कम करता है, ये पेन को किल करता है, कैसे? वो हम लोग 12th में पढ़ेंगे, केमिस्ट्री में ही पढ़ेंगे। बायोमोलिक्यूल्स केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ नाम का एक लेसन आता है। उस लेसन में हमको एनाल्जेसिक के बारे में भी पढ़ना है, पेन किलर के भी बारे में पढ़ना है, और ये भी देखेंगे कि ये जो केमिकल कंपाउंड्स है जो पेन किलर का काम करते हैं वो एग्जैक्टली काम कैसे करते हैं। एंटीपायरेटिक ड्रग फीवर को कम करते हैं, तो ये काम कैसे करेंगे इसके बारे में हम लोग केमिस्ट्री में ही पढ़ेंगे। एक लेसन आता है 12th स्टैंडर्ड में, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। तो वहाँ पे हम लोग इनके बारे में पढ़ेंगे, पेस्टिसाइड, फंगिसाइड, इंसेक्टिसाइड, फिर प्रिजर्वेटिव्स क्या होते हैं, और मेडिसिन जो रहेंगे वो किस प्रकार से वर्क करेंगे हमारे बॉडी के अंदर जाने के बाद। एक हम नॉर्मली यहाँ पे देखते हैं कि आपने कैंसर का तो नाम सुना होगा। कैंसर, एक कैंसर नाम का जो डिसीज होता है ये बहुत लाइलाज बीमारी जिसको बोला जाता है, ये बहुत डेंजरस बीमारी आती है, और इस बीमारी को ठीक करने के लिए हम एक सिस्प्लैटिन नाम का केमिकल कंपाउंड यूज करते हैं, और इस केमिकल कंपाउंड का फॉर्मूला है प्लैटिनम अटैच टू Cl अटैच टू Cl अटैच टू NH3 अटैच टू NH3। तो ये सिस्प्लैटिन जो है एक ऐसा केमिकल कंपाउंड है, उस केमिकल कंपाउंड का काम होता है वो कैंसर डिसीज को कंट्रोल करना। तो कैंसर एक डिसीज है, और उस डिसीज को कंट्रोल करने के लिए हमने सिस्प्लैटिन नाम का केमिकल कंपाउंड यूज किया हुआ है, और इस केमिकल कंपाउंड को केमिस्ट्री ने सिंथेसाइज किया हुआ है, और इसीलिए ऐसा कहा जाता है कि बहुत सारे जो डिसीजेस है उस डिसीज को कंट्रोल करने के लिए जो केमिकल्स हम लोग यूज करते हैं वो केमिकल हमको केमिस्ट्री से मिलता है, और इसीलिए केमिस्ट्री जो रहेगा वो हमारे बॉडी में जरूरी रहेगा। साथ में एक टैक्सोल नाम का केमिकल कंपाउंड आता है, और एक आता है AZT नाम का केमिकल कंपाउंड। ये भी ऐसे केमिकल कंपाउंड्स है जो इस कैंसर जैसे डिसीज को कंट्रोल करने के काम आता है, और इसीलिए हमको केमिस्ट्री पढ़ना जरूरी है, क्योंकि हम केमिस्ट्री नहीं पढ़ेंगे तो हमको इस कैंसर जैसे बीमारी के बारे में ऐसे बहुत सारे काम के मेडिसिन नहीं मिलेंगे, क्योंकि मेडिसिन हमको चाहिए तो हमको केमिकल के बारे में पढ़ना पड़ेगा, और केमिकल के बारे में पढ़ने के लिए सिर्फ केमिस्ट्री ही एक ऐसा है जो इन सब के बारे में क्या करेगा, हमको इंफॉर्मेशन देगा। इफ हमारे पास केमिकल्स नहीं रहेंगे तो प्रिजर्वेटिव्स नहीं बना पाएंगे, तो हमारे पास का जो फूड रहेगा उसको ज़्यादा दिनों तक स्टोर नहीं कर पाएंगे, और इसलिए हम बोलते हैं कि केमिस्ट्री बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, तो कैंसर जैसे बीमारी के लिए सिस्प्लैटिन नाम का हम यहाँ पे केमिकल कंपाउंड यूज़ करते हैं। हम आगे जाके ये भी पढ़ेंगे कि यहाँ पे सिस का मतलब क्या होता है। कंपाउंड दो टाइप के होते हैं, एक होता है सिस कंपाउंड और दूसरा होता है ट्रांस कंपाउंड, लेकिन यहाँ पे जो कंपाउंड है वो कौन सा है, सिस कंपाउंड है। ठीक है, तो सिस का मतलब और ट्रांस का मतलब हम आगे जाके पढ़ेंगे, ये 11th में ही पढ़ेंगे हम लोग इसके बारे में। ठीक है, उसके बाद और केमिस्ट्री की जरूरत कहाँ पे पड़ती है, हाँ, सोप और एंड डिटर्जेंट। आपने डिटर्जेंट का एक्शन तो पढ़ा होगा, मिसेल फॉर्मेशन। तो मिसेल फॉर्मेशन डिटर्जेंट और सोप का एक्टिविटी बताता है। तो डिटर्जेंट एंड सोप दीज आर द केमिकल कंपाउंड्स, और ये केमिकल कंपाउंड्स जो होते हैं वो कपड़ों को साफ करने के काम आते हैं। तो कपड़े साफ करना है तो वहां पे भी हम लोग केमिकल्स को यूज करते हैं इन द फॉर्म ऑफ सोप एंड इन द फॉर्म ऑफ डिटर्जेंट, और इसीलिए यहाँ पे भी हमको केमिस्ट्री क्या करता है, हेल्प करता है। साथ में बहुत सारे एक्सप्लोजिव जो होते हैं, ये जनरली हम लोग लड़ाई के टाइम पे या किसी पे अटैक करने के लिए हम लोग यूज करते हैं। तो ये जो एक्सप्लोजिव होते हैं, एग्जाम्पल के लिए नाम पे TNT, इसको बोलते हैं हम लोग ट्राई नाइट्रोटॉलिन। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर देखेंगे तो यहाँ पे होता है बेंजीन रिंग, उस पे अटैच रहेगा NO2,
यहाँ पे रहेगा NO2, यहाँ पे रहेगा एक और NO2 और यहाँ पे रहेगा CH3। सो दिस इज कॉल्ड एज दी TNT, ट्राई नाइट्रोटोलिन। फिर आता है मस्टर्ड गैस। ये होता है Cl सिंगल बॉन्ड CH2 अटैच टू CH2 अटैच टू सल्फर अटैच टू CH2 अटैच टू CH2 अटैच टू Cl। ये मस्टर्ड गैस एक पॉइजनस गैस है जो हमारे स्किन के साथ रिएक्शन करता है और स्किन के ऊपर ब्लिस्टर्स प्रोड्यूस करता है, साथ में स्किन को जलाने का काम भी करता है। तो ये मस्टर्ड गैस जो होता है वो जब दो देशों के बीच में लड़ाई होती है तो एक दूसरे के जो सोल्जर्स होते हैं उनको इंजर्ड करने के लिए इस मस्टर्ड गैस को यूज़ किया जाता है। ये बहुत ज़्यादा पॉइजनस होता है और इसको यूज़ किया जाता है दूसरे की जो फौज होती है, जो सोल्जर्स होते हैं, उनको इंजर्ड करने के लिए। साथ में फॉस्जिन नाम का कंपाउंड होता है। ये फॉस्जिन होता है COCl2। ये जो होता है वो स्किन को बर्न करने का काम करता है। तो इसको भी हम लोग यहाँ पे एक्सप्लोजिव से अच्छा है हम ये बोलते हैं कि हम इसको वॉर में ज़्यादा यूज़ करते हैं। कहाँ पे यूज़ करते हैं? वॉर में, ताकि ये जो रहेंगे वो अपोजिट पार्टी का जो आर्मी रहेगी, जो फौज रहेगा, उसको वो क्या करेंगे? इंजर्ड करने का काम करेंगे। क्योंकि जब वो इंजर्ड हो जाएंगे तब वो प्रॉपरली अपना काम नहीं कर पाएंगे। उस टाइम पे उनको डिफेंड करना, उनको हराना बहुत इजी रहेगा। साथ में जो सीमेंट होता है, आजकल मकान बनाने के लिए हम लोग सीमेंट को यूज़ करते हैं। ये सीमेंट जो होता है उस सीमेंट का जो कंपोजिशन होता है, तो सीमेंट का कंपोजिशन प्रॉपरली होना चाहिए। सीमेंट के अंदर कितना रेती ऐड करना पड़ेगा, ये इसका एक फिक्स रेशो है। क्योंकि वो रेशो फिक्स इसलिए है ताकि उन दोनों के बीच का बाइंडिंग अच्छा होना चाहिए। तो ये बाइंडिंग के बारे में इंफॉर्मेशन कौन देगा हमको? केमिस्ट्री देगा। साथ में जो कंप्यूटर्स होते हैं, लैपटॉप्स होते हैं, वहाँ पे सिलिकॉन का चिप हम लोग लगाते हैं। तो ये सिलिकॉन का जो चिप होता है वो चिप बनाने के लिए भी हम लोग किसको यूज़ करते हैं? हम केमिस्ट्री को क्या करेंगे? यूज़ करेंगे। तो इस प्रकार से हम अपने रेगुलर लाइफ में इस प्रकार से केमिस्ट्री को बहुत ज़्यादा क्या करते हैं? यूज़ करेंगे। तो इस पार्ट में हमने सिर्फ ये देखा कि केमिस्ट्री क्या होता है, केमिस्ट्री के ब्रांचेस कौन से हैं, और अभी हम यहाँ पे देख रहे हैं कि हम जो केमिस्ट्री है, तो कभी कभी क्वेश्चन ये आता है कि हम केमिस्ट्री क्यों पढ़ेंगे? क्योंकि केमिस्ट्री नहीं पढ़ेंगे तो जो भी मैंने यहाँ पे कुछ लिखा है, जो इम्पोर्टेंस मैंने आपको बताया था, हम उन सब चीज़ों को यूज़ नहीं कर पाएंगे। इसलिए ऐसा कहा जाता है कि केमिस्ट्री ज़्यादा ज़रूरी इसलिए है क्योंकि हमको इन सब के बारे में क्या करना है? स्टडी करना है। क्लियर है? तो ये है हमारा फर्स्ट वीडियो, फर्स्ट चैप्टर का। इस प्रकार से हम लोग एक एक टॉपिक आगे पढ़ते जाएंगे। तो इस वीडियो में हम इतना ही पढ़ेंगे, ठीक है? तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कुछ नया टॉपिक शुरू करेंगे। थैंक यू।